Okay, Assalamu alaikum class. In previous lecture we had discussed about what accounting is. Then हमने देखा कि who are the users of accounting informations, then the need of accounting क्यों है, ठीक है। हमने accounting professionals के बारे में डिस्कस किया। इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम कि आपका जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है उसकी बेसिकली फाउंडेशन क्या है, कौन सी ऐसी जो है फैक्टर्स हैं जिन पर आपका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो बेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, to provide reliable and unbiased information to decision maker, accounting follow guidelines or standard known as generally accepted accounting principles, जिसे हम गैप के नाम से भी जानते हैं। कि यानी कि सारी आपको रिलायबल जो कि जिसमें कोई भी उसका वो आंसर ना हो, जिसमें कोई भी बाइस्ड इंफॉर्मेशन ना हो, यानी गैर जानिबदार इंफॉर्मेशन हो, प्योर इंफॉर्मेशन हो डिसीजन मेकर को प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए फिर कुछ अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। अब these principles encompass the conventions, rules and procedures for determining acceptable accounting and financial reporting practices at a particular time के उस principle जो हैं वो rules हैं, procedures हैं जो कि जो कि एक बुनियाद बना रहे हैं आपकी अकाउंटिंग की, वो एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस की जिसकी बेस पर ये आपका सारा अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं दीज आर 10, जिसमें आपका गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, जिसमें आपका इस तरह से आपके 10 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल है, इनके बारे में सारे डिटेल से आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, ठीक है। और ये सारे जो हैं प्रिंसिपल्स, अच्छा इनकी बेस किस पर है, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स की बेस किस पर है। ऑल गैप प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन 4 बेसिक प्रिंसिपल्स के ये जो हम पढ़ते हैं, जो आपने पढ़े हैं 10 प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के, ठीक है। उसके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। अब वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो किन चीज़ों पर बेस कर रहे हैं, हम वो इस लेक्चर में देखेंगे। वो 4 बेसिक वो प्रिंसिपल वो कायदे हैं वो 4 चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं, 4 असूल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। उनकी वो बेसिक्स जो है वो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, जो कि है रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या है, रिलायबिलिटी इम्प्लॉयज दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी reliability implies that the information must be free from material error and personal bias। कि reliability basically क्या है कि जितनी भी information है it should be bias free and same time it should be error free, ठीक है। जितनी भी आपने information collect की है it should be biased and error free, तब हम कहेंगे कि वो reliable है। देन है रेलेवेंस, जितने भी आपके ये जो प्रिंसिपल उस पर बेस करें, जैसे हम कहते हैं ना कि बिजनेस का जो है जिस टाइम पर एक प्रिंसिपल है कि उसमें जिस टाइम पर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होती है आपने उसी टाइम पर उसको रिकॉर्ड करना होता है। ये नहीं जैसे अगर उधार पे आप दे रहे हैं लेकिन आपने वो लिखना है कि ये उधार पे ये चीज़ गई है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको छोड़ दिया और जब आपको उसके अकॉर्डिंग कैश पेमेंट होगी तो आप फिर जो है वो उसको रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो बायसरी रखनी, वो सारी चीज़ें जो होंगी आपकी इस पर डिपेंड करी होती हैं कि सारे ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो रिलायबल हो, यानी उसमें मटेरियलिस्टिक एरर ना हो, मटेरियल वाला एरर ना हो कि हमने जो है वो उसको फिर वो रिकॉर्ड कर लेंगे, देन वो बंदा भूल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें इसका ख्याल रखना पड़ता है। रेलेवेंस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट फॉर द यूजर्स, कि वो जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जो आपके यूजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देनी है आपने, ठीक है। अगर वो इनकम स्टेटमेंट देखना चाह रहे हैं तो आप उनको इनकम यानी वो प्रॉफिट लॉस देखना चाह रहे हैं तो आपने प्रॉफिट लॉस जो है स्टेटमेंट शो कराने के लिए आप उन्हें इनकम स्टेटमेंट शो कराएंगे। Understandability information should be disclosed in financial statements in such a manner that these are easily understandable। आपने देखा होगा जो कि आपकी बैलेंस शीट होती है वो सॉल्वेंसी शो करा रही होती है कि इतने रिसोर्सेज हैं और इतनी हमारे पास ओनर इक्विटी है, ठीक है, और इतने जो है हमारे क्रेडिटर्स हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है वो अंडरस्टैंडेबल होती हैं, हर बंदा जिसको थोड़ा सा मैथ्स का वो है वो उसको खुद पता चल जाता है कि इतना जो है वो उसके पास रिसोर्सेज हैं, और ये इनकम स्टेटमेंट क्लियरली वो शो करा रही होती है एंड पे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है, कितना उसके ऊपर जो थी वो उसकी सेल्स थी, कितने उसने एक्सपेंसेस उसमें से माइनस किया और प्रॉफिट जो लास्ट में है वो कितना है, तो वो अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है।
अब देन है कंपेरेबिलिटी, बोथ इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपेरिजन मस्ट बी पॉसिबल ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए जो आपने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ठीक है, उनमें क्या है, कंपेरेबिलिटी मीन्स कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप कंपेयर कर सकें इंटरनल मीन्स के प्रीवियस डेटा के साथ, कि पॉसिबल हो कि जो आपने एक अकाउंटिंग की बेस पर आपके पास जो बैलेंस शीट आ गई, इनकम स्टेटमेंट आ गया, आप उसको प्रीवियस के साथ देखते कि प्रीवियस में कितना प्रॉफिट था या कितना लॉस था, या आपकी जो करंट है उसमें कितना प्रॉफिट है, कि कितने उसमें जो है वो चेंज आया है, कितना हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है, कि या पहले अगर जो था प्रॉफिट था और अब अगर लॉस आ गया तो क्यों आ गया, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो कंपेरेबल जो है वो कंपेरेबल फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। नॉट ओनली यू कैन कंपेयर द इंट्रा, यू कैन ओनली मेक द इंट्रा फर्म कंपेरिजन, यू कैन मेक एंटर फर्म कंपेरिजन, कि आपने दूसरी जो फर्म्स आपकी रिलेटेड इंडस्ट्री में है उनके साथ भी कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं जब आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं उसकी बेस पर। अच्छा, देन आपका है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल सेट ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. For example, payroll checks result in a cash outflow in the to compensate the employees. ठीक है कि आपके जितनी भी जो है ये अकाउंटिंग साइकिल है उसमें क्या है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है कि एक तो ये कि ट्रांजेक्शन जो होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं जो फर्म में हो रही हैं, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर में, सप्लायर में, बैंक ओनर्स में या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में, अकाउंटिंग साइकिल सबके साथ डील करती है। ठीक है, वो जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है फर्म्स की, एम्प्लॉयज़ की, कस्टमर्स की, बैंकर्स की, अकाउंटिंग जो है वो इन सब के साथ डील करती है। अब ये है कि जैसे अगर आपने एम्प्लॉयज़ को पेरोल जो है वो पेरोल उनको चेक उनको दिए हैं, ठीक है, अब ये क्या है, कैश आउटफ्लो टू, अब ये कैश आउटफ्लो हुआ ना, कैश कंपनी से बाहर गया, क्यों, कंपनसेट करने के लिए, उनकी सैलरीज देने के लिए एम्प्लॉयज़ को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंपनी उसको रिकॉर्ड करती जाती है। अकाउंटिंग साइकिल में ये होता है कि अगर एक जगह से मनी गई है, कैश हो गया है, तो फर्दर उसका क्या था, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होंगी आपको अकाउंटिंग साइकिल की इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब इसको हम उस टर्म्स में देख लेते हैं। अम, ये देखें, अच्छा ये डायग्राम देखें आप कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, परचेज हो रही है, एक्विजिशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, पेमेंट हो रही है, अगर ये देखें कोई आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, एक्विजिशन कोई फर्म को वो किया, आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सैलरी के हैं, ये रेंट के हैं, ठीक है, आप पेमेंट कर रहे हैं या बोरविंग कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, सेल्स क्लोजिंग कर रहे हैं, रेवेन्यू आपको अगर आ रहा है यानी अकाउंट रिसीवेबल आपके जो है वो पे कर रहे हैं, बैड डेट्स राइट ऑफ के आपको बैड डेट्स जो आपको नहीं पे करें उनकी जो क्या सिचुएशन है, डिविडेंड एंड डिक्लेयर्ड, ये सारा रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन का आप किस में बताते हैं, जर्नल आप बना रहे होते हैं तो आप उसमें एक एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप जर्नल बना लेते हैं, जर्नल एंट्रीज जब आप जर्नल एंट्रीज उसकी राइट कर लेते हैं, देन आप नेक्स्ट मूव कर जाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस जो होती है, चेक वेदर टोटल डेट्स आर टोटल क्रेडिटर्स। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, आपने देखना होता है कि जो आपका टोटल आपके पास जो है, आपके पास डेथ है, ठीक है, यानी जो आपके पास एक अमाउंट है वो उसके क्रेडिटर के इक्वल होना चाहिए। अगर तो मिसमैच होता है तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, लेजर्स आर देन करेक्टेड, फिर उन लेजर्स को करेक्ट, अगर तो वो बैलेंस नहीं आ रहा ना, ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हैं तो दोनों साइड से उसकी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो बैलेंस नहीं आ रहा होता तो फिर क्या होता है कि जो भी लेजर्स में आपके पास आपसे जो कोई गलती होगी उसको करेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप लेजर्स बनाते हैं, सॉरी पहले जर्नल्स के बाद आप लेजर्स बनाते हैं, लेजर्स में आप उसके सारे जो है वो करते हैं ये टोटल, फिर जब आप लेजर्स बना लेते हैं देन आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस में ही आप देखते हैं कि आपके टोटल डेट्स जो है वो टोटल क्रेडिटर्स से जो है वो इक्वल होने चाहिए। ट्रायल बैलेंस में हमें ये पता चलता है। अगर कोई अन्य डिस्क्रिपेंसी हो तो फिर हम क्या करते हैं, लेजर में करेक्शन करते हैं कि कहाँ पे हमारी जो थी मिस्टेक थी।
ओके देन रिपोर्टिंग चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, रिटेन अर्निंग, फिर उसके बाद उसमें जो होता है कि आपने जो सारा कुछ कर लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया और वो बिल्कुल जो है वो टोटल डेथ है इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। देन आप फर्दर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है, अर्निंग, रिटेन अर्निंग, इनकम स्टेटमेंट आप बनाते हैं उन सारी बेस पर, ट्रायल बैलेंस की बेस पर आपकी जो चीज़ें आपने बनाई होंगी, इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, बैलेंस शीट बनाई होगी, ठीक है। अब जो आपकी जर्नल एंट्रीज क्या है, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। ईच ट्रांजेक्शंस लीड टू अ पेयर ऑफ जर्नल एंट्रीज आर डेबिट ऑन वन अकाउंट एंड इक्वल ऑफ सेटिंग क्रेडिट इन अदर, ठीक है। जो भी आप वो करते हैं वो टू वे होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। जर्नल जर्नल जब बनाते हैं वो क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है कि अगर एक चीज़ क्रेडिट हो रही है तो एक चीज़, अगर डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट हो रही है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अकरेंस, के जिस डेट पे जो ट्रांजैक्शन हुई है उसी डेट पर आपने उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। जिस डेट पर 12 को हुई है, उसके बाद 10 को हुई, उसके बाद ट्रांजेक्शन 11 को हुई है, फिर 12 को हुई है, आपने उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो आपने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है और साथ में उसकी डेट भी मेंशन करनी होती है। ये नहीं कि अभी 10 की वो बनाई उसके बाद 14 की एंट्री पास करी तो उसके बाद फिर आप जो है फिर दोबारा 11 की करें, ऐसा नहीं है, आपने एक ऑर्डर को फॉलो करना होता है। अच्छा, अब जो लेजर्स होते हैं इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अकाउंट्स, each account in the chart of the account appears here. Over the accounting period, debit and credits accumulate each account as they are transferred here from the journal, कि उसको सबका आपने क्या करना होता है, उसके अकाउंटिंग पीरियड में आपने देखना होता है जिसमें आपने जर्नल एंट्रीज पास की थी, उसी की बेस पर आप जो है वो लेटर्स बना रहे होंगे। होप सो कि अगर कोई चीज़ रह गई होगी आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि आपने ये सारी जर्नल एंट्रीज भी पास की होंगी, लेटर्स भी बनाया होंगे, ट्रायल बैलेंस भी बनाया होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है बताने का मकसद अकाउंटिंग साइकिल ये था कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं सबसे पहले आपने उसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है, देन आपने उसका लेजर बनाना है, लेजर्स बनाने के बाद फिर आपने उसके ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रायल बैलेंस के बाद फर्दर आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरफ आप जो है वो मूव करते हैं। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशंस में क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशंस स्टेट्स द एसेट्स मस्ट ऑलवेज इक्वल द सम ऑफ लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी। एसेट्स क्या है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में सिंपली आपने देखना है कि आपकी जो एसेट्स हैं वो इक्वल हैं लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी के, और एसेट्स इज अ प्रॉपर प्रॉपर्टी वैल्यू ओन्ड बाय अ बिजनेस, फिजिक्स ऑब्जेक्ट्स एंड इनटेंजिबल राइट्स सच एज मनी, अकाउंट्स रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, मशीनरी, बिल्डिंग एंड इन्वेंट्रीज के, ये जो जिसमें आपके अकाउंट रिसीवेबल है, मनी है, या आपकी क्या है टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, जो आपकी गुडविल होती है और आपके जो ट्रेडमार्क्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। फिर आपकी जो लायबिलिटी क्या होती है, क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स बाय द क्रेडिटर व्हेन अ फर्म बोरोज मनी टू परचेज इन्वेंट्री, लैंड और मशीनरी, द क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स आर शोन एज अकाउंट पेएबल, नोट्स पेएबल और लॉन्ग टर्म डेट। जो भी लायबिलिटी क्या है वो आपके क्रेडिटर्स का क्लेम है या वो मनी है जो आपने उधार पर ली हुई है, ठीक है। तो और वो उधार क्यों लिया है, आपने इन्वेंट्री परचेज करने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, मशीनरी के लिए, ठीक है। अब जो क्रेडिटर्स का क्लेम होता है वो अपनी बैलेंस शीट में कैसे शो कराते हैं, जो अकाउंट्स पेएबल के तौर पर। अब ऑनर्स इक्विटी फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय ऑनर्स प्लस प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑनर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड्स। अब जो ऑनर इक्विटी क्या होती है, वो फंड होता है, वो मनी होती है जिस पर ऑनर ने इन्वेस्टमेंट, जिससे ऑनर ने एक बिजनेस का स्टार्ट लिया होता है, ठीक है, जो मनी इन्वेस्टमेंट करके जो पैसा लगाकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया होता है। और उसके साथ साथ सम टाइम ये होता है कि प्रॉफिट आ रहा होता है, ऑनर उसको विड्रॉ नहीं कराता, वो भी उसमें शामिल होता जाता है इन फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड, जो कि वो कभी भी निकलवा सकते हैं अपने अकाउंट से। Okay, then we will move to financial statements. Financial statements provide managers with the essential information they need to evaluate the liquidity position of the firm, कि कितनी strong और कितनी sound position है firm की। ये उस हवाले से जो information provide करती हैं वो कौन सी information वो कौन provide करती हैं, financial statements. There are four type of the financial statements. These are balance sheet, income statement, statement of owners equity, statement of cash flow. चार हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो कैटेगरीज हैं वो क्या है, चार हैं, जिनमें एक तो आपकी इनकम बैलेंस शीट आ जाती है, आपकी इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है। और
अच्छा, अब ये जो लिक्विडिटी पोजीशन की बात की है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद ये है कि ये फर्म्स की एबिलिटी है कि जो उसकी करंट ऑब्लिगेशंस हैं और नीड्स हैं उसको वो फुलफिल कर सके अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर कर। यानी फर्म्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ओवरऑल जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है, उसको हम लिक्विडिटी पोजीशन कहते हैं। अच्छा, अब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 4 कैटेगरीज हैं। एक है बैलेंस शीट, एक इनकम स्टेटमेंट, और तीसरी स्टेटमेंट्स ऑफ ओनर इक्विटी, देन स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑन विच मैनेजर कैन बेस डिसीजन, इनकी बेस पर जो है मैनेजर या मैनेजमेंट जो होती है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। By interpreting the data provided in these statements, manager can communicate the appropriate information to internal decision makers। यानी इंटरनल डिसीजन मेकर्स कौन कौन से होंगे, जिसमें वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गया, जिसमें अकाउंट कॉस्ट अकाउंटेंट आ गया, मार्केटिंग मैनेजर आ गया, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया। इन सबको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी किस बेस पर प्रोवाइड होगी कि जो कि मैनेजर ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो इंटरप्रेटेड डाटा होगा वो प्रोवाइड करेगा, उसकी बेस पर वो सारे डिसीजन लेंगे। ठीक है, ओके। बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट इट ओन्स एंड क्लेम अगेंस्ट इट्स एसेट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। बैलेंस शीट क्या है? बेसिकली कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की दिखा रही है, कितनी साउंड है फर्म। आपको कहते हैं क्लियर पिक्चर जो आप किसी फर्म की देखनी होती है तो उसकी बैलेंस शीट देखी जाती है। बैलेंस शीट जो होती है ये आपकी टेम्परेरी नहीं है, दीज आर परमानेंट स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट जो होती है उसमें चेंजेस जो है वो ज़रा कम ही आते हैं। अच्छा, और ये किसी भी टाइम पीरियड पर बनाई जा सकती है, यू कैन मेक बैलेंस शीट एनी टाइम। बैलेंस शीट का जो है। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस और एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, कितना, अगर आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं या नहीं मीट कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है। Okay, statement of owner's equity, record of change in owner's equity from the end of one fiscal period to the end of the next। स्टेटमेंट ओनर इक्विटी वो दिखा रही है कि जो उसने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी उस हवाले से उसकी ओनर इक्विटी में कितना चेंज आ रहा है, कितनी वो बढ़ रही है। तो ये आपको कौन सी उससे शो कराती है? स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि ये जो आपकी बैलेंस शीट होती है, मैंने कहा ये परमानेंट स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है, और यू कैन मेक बैलेंस शीट एनी एनी टाइम व्हेन यू वांट। और जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आप बनाते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी भी। अब बैलेंस शीट जो है वो परमानेंट है और इसकी जो ये ईयर टू ईयर इसमें चेंजेस नहीं आते, जबकि इनकम स्टेटमेंट और जो स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी है, क्योंकि इसमें कैश फ्लोज हो रहा होता है, वो समटाइम ये टेम्परेरी होता है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ ईयर क्लोज हो जाते हैं। यानी एट द एंड ऑफ ईयर उस पर्टिकुलर ईयर का ही आपने प्रॉफिट और लॉस देखना है ना, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, फिर अब नेक्स्ट ईयर का वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बैलेंस शीट जो है आपके रिसोर्सेज के हवाले से वो परमानेंट स्टेटमेंट है, उसका एक साल बाद उसमें कोई इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आता। Okay, then a statement of cash flow, statement showing the source and use of cash during period of time, कि आपको कहाँ से इन्वेस्टमेंट आई, कहाँ से फाइनेंस आया, उस सोर्स को आपको बताएगा और फिर उस कैश को यूज़ कैसे किया गया। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है वो ये इन्फॉर्मेशन सारी इस हवाले से प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को बेसिकली फॉलो कर रही है। आप देखें उसका फॉर्मेट जो होता है, एक साइड पे आपके जो है वो इसमें लेफ्ट साइड पे आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं, ठीक है, बट इट ओन्स की कंपनी के पास है क्या। अब और जो उसकी सेकंड जो होती है उसकी जो लेफ्ट साइड, जो उसकी राइट साइड होती है, वहाँ पर जो है वो लिक्विडिटी वो शो करा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो एसिड्स लेफ्ट साइड पे शो कराते हैं वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कराए जाते हैं, कि सबसे पहले कैश और उसके बाद वो जो जल्दी से कन्वर्टेबल कैश होते हैं, जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो हम शो कराते हैं, ठीक है। अच्छा, और राइट साइड पे आपके पास जो है होता है ऑन वो क्लेम्स होते हैं क्रेडिटर्स का, यानी लायबिलिटीज होती है, और उसके साथ साथ ऑनर इक्विटी होती है, जो ऑनर ने उसके ऊपर पैसा लगाया हुआ होता है, ठीक है।
ये मैं थोड़ा सा आपको साथ में बताना चाह रही थी। ओके, अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड्स दैट रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस व्हेन दे अकर्स नॉट नेसेसरली व्हेन द कैश एक्चुअली चेंजेस हैंड, कि जिसमें अक्रूवल अकाउंटिंग, अगर आपने किसी को कुछ उधार भी दिया है, ठीक है, अगर कोई चीज़ आपने उधार पर दी है, फिर भी आपने क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। हम जनरल एंट्रीज में एक एक चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, आइदर उसका कैश जो वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल है, या हमने अकाउंट पेबल है, क्या हमने वो लिया, तो आपने हर एक चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको जब पैसे मिलेंगे तब आप रिकॉर्ड करोगे, नहीं, जिस टाइम पर उसकी अकरेंस होती है किसी भी अकाउंट्स की, आपने उसी टाइम पर उसको रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में ये भी समझ आ गया होगा कि इसमें बेसिकली क्या है, कैश के हवाले से जो भी डिसीजन है कि कितना कैश आया, कितनी आपने पेमेंट की, कितनी आपके पास ऑपरेशंस पर आपके पास खर्चा आया, वो सारा कुछ जो है वो आपने उसमें रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, हेयर इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ये देखें, सबसे पहले हु इट ऑन्स, कि किसके लिए बना रहे हैं आप, कंपनी की किससे बिलोंग करती है, आपने उस कंपनी का नाम लिखना है, फिर नीचे बैलेंस शीट बतानी है कि बनाने के जा रहे हैं, देन आपने मंथ ऑफ ईयर यानी जो आपका टाइम पीरियड है वो भी आपने मेंशन करना है। ये देखिए लेफ्ट साइड पे इसके साथ एसेट होंगे। अब यहाँ पे आप देखें कैश अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल में जल्दी आपके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन इन्वेंट्री है, सप्लाईज है, ठीक है, और इसी तरह से फिक्स एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, और आपकी राइट साइड पे लाइबिलिटीज़ आ गई, उसी में उसमें भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, फिर उसके साथ साथ आपकी ऑनर इक्विटी भी है। तो ये डेट इज़ एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट, और आपने होप्स कि ये बनाई भी होंगी अकाउंटिंग में। इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट का भी है कि जिसे हम प्रॉफिट लॉस, उसमें भी आप बताएंगे कि किससे बिलोंग कर रही है और बनाने क्या जा रहे हैं, उस स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे, आप इनकम स्टेटमेंट बनाने ऊपर लिखेंगे, फिर उसका टाइम पीरियड भी लिखेंगे कि किस टाइम के लिए आप बना रहे हैं। फिर उसके हिसाब से आपने जो है वो सबसे पहले आप रेवेन्यू एंटर करते हैं, देन आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स कि उसमें आपको कॉस्ट कौन कौन सी आई, क्या क्या एक्सपेंसेस थे, उसमें कॉस्ट और एक्सपेंस में डिफरेंस होता है, और ये क्या डिफरेंस होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कॉस्ट जो होती है, जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपने एसेट परचेज किया होता है, उसको जो आप एक पेमेंट करते हैं वो आपकी कॉस्ट होती है, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो आपके शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। यहाँ कॉस्ट पर आपको जो आपने इस तरह से चीज़ें ली होती है उस पर आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी मिल रहे होते हैं। और ये शॉर्ट टर्म जो आपकी इस तरह की वो होती हैं, जैसे उसको किसी चीज़ को बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए रही हैं वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, ब्रांड, सैलरी, सप्लाईज, यूटिलिटीज, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद आप उसकी नेट इनकम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके सेकंड लास्ट जो है टॉपिक फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। आप फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में आप देखते हैं फर्म की इसमें लिक्विडिटी रेशियो आती है, ठीक है। अब लिक्विडिटी रेशियो में क्या है कि आप इनको कैलकुलेट करना बड़ा इजी होता है। आप जो है जितनी भी आप रेशियो एनालिसिस बेसिकली जो आपका होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कॉमनली यूज टूल होता है कि मेजर करते हैं फर्म्स की लिक्विडिटी को, कितनी स्ट्रॉन्ग है, साउंड है, कितनी उसकी एबिलिटी है। जितना भी आप रेशियो एनालिसिस करते हैं बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि इसको ये देखना होता है कि आपकी फर्म जो है वो कितनी उसका वो है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। रेशियो एनालिसिस का बेसिकली पर्पस होता है, देखना होता है कि टूल्स होते हैं मेजर कर रहे होते हैं फर्म्स की लिक्विडिटी को, यानी कितनी आसानी से अपने डेट को मीट कर सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी प्रॉफिटेबल है, और कितना वो डेट फाइनेंसिंग की तरफ यानी उधार पर डिपेंड कर रही होती है। ये तो इस सारी पर्पज के लिए हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। इसमें सबसे पहला जो एनालिसिस होता है वो लिक्विडिटी रेशियो एनालिसिस होता है। अ फर्म्स एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस व्हेन दे मस्ट बी पेड इन मेजर्ड बाय द लिक्विडिटी रेशियो, कि उसके जो शॉर्ट टाइम पीरियड के जो उसके लोन्स होते हैं वो उसको कैसे पे करती है, उसको कैलकुलेट करने का ये है। लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। देन है एक्टिविटी रेशियो, इट मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज ऑफ फर्म्स रिसोर्सेज। फर्म कितना इफेक्टिवली जो है मैनेजमेंट कितना इफेक्टिवली फर्म के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, इसके लिए हम एक्टिविटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और एक्टिविटी रेशियो को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी आपकी लगी है, वो आपकी कॉस्ट कितनी आई है टोटल, उसको आप डिवाइड कर देंगे इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री पर, तो आपके पास एक्टिविटी रेशियो आ जाता है।
Then a profitability ratio measures the organization's overall financial performance by evaluating its ability to generate revenue in excess of operating cost and other expenses. अब इसमें आप इसके दो मेथड्स हैं कि अगर आपने नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली नेट इनकम ओवर सेल्स, ठीक है, इनकम को सेल्स पर डिवाइड कर देंगे। अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं सेल्स पर। ओके, इसी तरह से आपकी लिवरेज रेशो होती है। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच अ फर्म्स रिलाइज ऑन डेट फाइनेंसिंग, दे प्रोवाइड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड ब्लेंडर्स। डेट रेशो इज टू टोटल लायबिलिटीज बटा ओवर टोटल एसेट्स। तो ये थोड़े से उसके मेथड्स हैं जो कि इसको ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप, अगर आप में से कुछ लोग अगर फाइनेंस की तरफ जाएंगे, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस होगी, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब तक के लिए जस्ट इतना ही है कि इसको कैलकुलेट करने क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और उसका पर्पस क्या है। ठीक है, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है क्या है उसका पर्पस, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करना है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता है तो उसका अलग से फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स कर देंगे। इसी तरह से लेवरेज रेशो है, उसका पर्पस क्या होता है कि देखना होता है कि फर्म्स कितना रिलाय कर रही है डेट फाइनेंसिंग की तरफ, कितना लोन ले रही है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन जो होती है किसको चाहिए होती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लैंडर्स होते हैं, इन्वेस्टर जिन्होंने आप इन्वेस्टमेंट करनी होती है आपकी फर्म में, लैंडर्स जिन्होंने आपसे उधार वापस लेना होता है या आपसे उधार लेना होता है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है टोटल लायबिलिटीज ओवर टोटल एसेट्स। ओके, आपका जो लास्ट टॉपिक है डेट इज बजट एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग। बजट का आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स फॉर हाउ इट विल रेज एंड स्पेंड मनी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। के बजट में आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि आपने देखना होता है कि किस तरह से फर्म्स जो है वो कैश रेज करेगी और उसको फिर किस तरह से जो है वो स्पेंड करेगी इस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स होते हैं। इट इज़ established in 1973 to promote worldwide consistency in financial reporting practices के जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB जो है उस वो 1973 में स्टैब्लिश हुई। उसका पर्पस क्या था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं इट शुड बी कंसिस्टेंट, यानी उसमें चेंजेस नहीं आएगा, वो एक ही वे में चलती जाएंगी, उसमें कोई आप फ्लॉ नहीं देखेंगे। अब इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है IFRS वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड है और इंटरप्रिटेशंस है अडॉप्टेड बाय एसबी के, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको फर्दर डिफाइन, जो आपकी IASB की जो प्रैक्टिस है उसको फर्दर डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड कौन बनाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह हमारा जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का सिलेबस आज कंप्लीट हो गया है। और आप जो है मैंने आप थैंक्स फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है हम नेक्स्ट जो हमारा वीक एक बचता है उसमें हम फर्दर एक्टिविटीज़ अपनी कर लेंगे। और क्योंकि सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो गया और इसको आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, हम फिर इसको जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे।